हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट मॉडल पेपर डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और क्वेश्चंस भी उसके किए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड मॉडल पेपर। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में लिया है, तो वीडियो का आप पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आप पेन कॉपी तैयार रखिए, क्वेश्चंस लिखते चलिए, आंसर आपको मिलते जाएंगे। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, पहला जो क्वेश्चन है वो है आवेश का मात्रक है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है ताकि कॉन्फिडेंस भी आप बढ़े। तो जैसा कि आपको पता है इस बार का जो पैटर्न है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 10 ऑब्जेक्टिव बहुत चयनात्मक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहा होगा, कूलाम होता है, आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, उसको पढ़िएगा ढंग से। 2.1 वोल्ट का एक सेल, 2.1 वोल्ट का एक सेल है, उसमें 0.2 एम्पियर धारा बह रही है, 0.2 एम्पियर धारा बह रही है। और यह धारा जो है वो 10 ओम के प्रतिरोध से गुजर रही है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, ये एक हमारे पास सेल हो गया, ये हो गया हमारे पास बाह्य प्रतिरोध R, और ये हो गया 2.1 वोल्ट का सेल, ये हो गया 10 ओम। इसमें सेल के कारण धारा बह रही है, वो बह रही है 0.2 एम्पियर। हमसे जो पूछा है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। बिल्कुल सरल सा ये न्यूमेरिकल है। ओम के नियम से आप कर सकते हैं। ओम के नियम से देखिए, V बराबर होता है RI, ठीक है, I बराबर होता है V/R। ये ओम का नियम है। लेकिन यहां पर एक तो बाह्य प्रतिरोध है और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और धारा कहीं पर विभाजित नहीं होगी। यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो यहां पर जो धारा का सूत्र लगेगा वो लगेगा V, या इस चैप्टर में लेते हैं हम E, विद्युत वाहक बल। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो R प्लस स्मॉल r। I कितना है? 0.2, E कितना है? 2.1, R कितना है? 10, और स्मॉल r हमें निकालना है, सोल्व करना है। ये दोनों इधर आकर गुणा हो जाएंगे, तो 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0.2R और 2.1। अब कैलकुलेशन करनी है, 2 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 2.1 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 0.1 बच जाएगा। 0.2R बराबर हो जाएगा 0.1, R बराबर हो जाएगा 0.1, 0.2 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 1/2, यानी 0.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और 0.5 एम्पियर देख लीजिए कौन से के अंदर है, सॉरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो मात्रक हो जाएगा ओम। ओम मात्रक हो जाएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, तो ब ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तो आई होप आप लोगों ने सही कर लिया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूं, 9829651373। आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता हमें निश्चित मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना को अपने प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए 7 का पाठ के अंदर वैज्ञानिक आया था ओरेस्टेड ने बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 9 के पाठ में आया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम आता है वो आता है फेराडे।
तो यानी फेराडे ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें स ऑप्शन फेराडे ऑप्शन हो जाएगा जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था। फिर चौथा क्वेश्चन है भूचुंबकीय निरक्ष। भूचुंबकीय निरक्ष पर नति कोण कितना होगा? तो देखिए ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये तो हो जाएगा जियोग्राफिक उत्तरी ध्रुव है, और ये जियोग्राफिक साउथ ध्रुव है, और ये हो जाएगा पृथ्वी का चुंबक, और ये हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एन से है जो रेखा निकलेगी तो यहां पर रहेगा लंबवत, एन से जब निकलेगी तो यहां पर और यहां पर जो होती है वो रेखाएं समांतर हो जाती है, और समांतर हो जाएगी नति कोण, और वो दोनों समांतर हो जाएगी तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 डिग्री का कोण अगर बनेगा तो विद्युत भूचुंबकीय निरक्ष पर जो है वो हो जाता है नति कोण 0 डिग्री। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन सरल सा है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ है, तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ पे है वो हमें कलांतर बताना है। तो 10 का पाठ है, सरल सा पाठ है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में देखिए क्या होता है, एक तो होता है प्रतिरोध जो कि धारा के बहने का विरोध करता है। यहां पर हम इनपुट लगाते हैं V बराबर Vm sin ओमेगा टी, तो जो धारा बहती है I बराबर Im sin ओमेगा टी, कहीं कोई कलांतर नहीं आता है, कलांतर नहीं आता है इसका मतलब 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र को ढंग से देखिएगा, इससे पहले वाला प्रश्न था उसका आंसर भी 0 डिग्री है और इसका आंसर भी 0 है। अब छठा प्रश्न है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने की स्थिति में, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने की स्थिति में फोकस f दूरी वाले आवर्धक लेंस। अब यहां पर हम कंफ्यूजन हो सकते हैं, आवर्धक लेंस। देखिए आपको पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, पुलिस यहाँ पे राउंड पे है, कोरोना के लिए घर से बाहर निकलना नहीं है, तैयारी हमें करनी है, हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, तैयारी करते रहिए। आवर्धक लेंस किसे कहते हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन था, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस है। और इसके लिए पूछ रहा है कि अनंत पर अगर बने तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो अनंत पर जब बनेगी तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी D/F, और D/F जो है वो आंसर है B, ये सही हो जाएगा B आंसर। तो देखिए इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो घुमाए हुए हैं भी हैं। अगर हर तरीके से हमारी तैयारी है, छोटी छोटी चीज हमने पढ़ रखी है, अब ये छोटी सी चीज थी, बुक के अंदर पहली लाइन है ये, जहां सरल सूक्ष्मदर्शी लिखा उसकी पहली लाइन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो फिर हम इसको प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन है वो लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है उसके फोटोन की ऊर्जा हमें निकालनी है। तो देखिए जो E होता है वो H न्यू के समानुपाती होता है, और न्यू होता है वो C/λ होता है। तो यहाँ पर हमसे ऊर्जा पूछी है और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वाले की ऊर्जा हो जाती है Hc/λ। देखिए ये ऑप्शन किसमें? द ऑप्शन, यानी द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिसके नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है जिसके नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, तो एक ग्राफ बना हुआ है बुक में कुछ इस तरीके से, ऐसे करके फिर वो ऐसे ग्राफ आ रहा है। सबसे ऊपर वहां पर फेरस है, Fe है, तो सबसे अधिक मान किसका हो जाएगा? Fe का मान हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन, n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए नेज अर्धचालक में मिलाने जाने वाली अशुद्धि, इम्प्योरिटी, तो n प्रकार का अर्धचालक है,
कौन सा अर्धचालक है? n प्रकार का अर्धचालक। n प्रकार के अर्धचालक बनाना है हमें नेज अर्धचालक से, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने का मतलब है पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज वी हैव टू ऐड, हमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। और पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी होती है? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब देख लीजिए इनके अंदर कौन सा ऑप्शन है, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा द ऑप्शन है इसके अंदर, एंटीमनी हो जाएगा SB। फिर जो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस विकिरण की आवृत्ति अधिकतम होती है? आवृत्ति अधिकतम होती है, तो आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है? गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। तो ये जिससे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। अब आते हैं वन लाइनर। कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो आना ही चाहिए, एक कमेंट भी आना चाहिए कि हम आपकी मेहनत, हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है और आपकी मेहनत आपको नंबर दिलाएगी। तो ये तो एक कमेंट तो बनता है। बिंदु धनावेश के लिए, बिंदु धनावेश के लिए हमें बताना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो धनावेश है तो क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होंगी और सब तरफ बाहर की ओर निकलेगी। तो ये आप बढ़िया सा चित्र बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई भी संतुलन की स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों स्थितियां चेंज कर दी है। चौथा क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अगर ये किया हुआ नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस में परफेक्ट। एक आवेश Q, एक आवेश है Q, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v वेग से, अब इंफॉर्मेशन दी हुई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही वो है, वो गति कर रहा है। इस आवेश पर कार्यरत बल का मान बताना है। तो बल का सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा। ये जो थीटा कोण बनता है ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बढ़ता है, और यहाँ पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो आवेश भी इधर ही गति कर रहा है। कोण हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, साइन 0 का मान हो गया 0, बल हो जाएगा 0। बिल्कुल सही आंसर। अगर ऐसे बोल देता लंबवत गति कर रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये गति कर रहा है, तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री, तब यहाँ पर बल काम करता। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम कर रहा है तो उस पर बल कोई भी नहीं लगेगा। ये बात सही है। आई होप आप कर रहे हैं, क्वेश्चंस तैयारी हो रही है आपकी। 5वां क्वेश्चन, यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम क्या होगा? देखिए कल हमने क्वेश्चन किया था, अगर चुंबकत्व का गाउस का नियम, तो उसमें क्या होता है, अगर एक चुंबक है N व S जिसकी ध्रुव सामर्थ्य M है, इसको बंद पृष्ठ में हम रखते हैं, तो N से रेखा निकलेगी और S में बाहर N से बाहर निकलेगी और S में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर B डॉट ds बराबर 0। लेकिन जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, एकल ध्रुव अगर हो, यहां पर दोनों ध्रुव, चुंबक के हमेशा दोनों ध्रुव रहते हैं, लेकिन अगर एकल ध्रुव हो तब क्या हो? एकल ध्रुव का मतलब है अगर चुंबक में केवल एक ही ध्रुव मान ले, होता तो नहीं है लेकिन मान ले, अगर ये ध्रुव है तब यहां पर अगर चुंबकीय रेखा आएगी S के अंदर आएगी और आएगी, यानी तब हो जाएगा B डॉट ds बराबर जो भी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता, अगर निर्वात है तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, और S ध्रुव है तो इसका चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुव प्रबलता, ये इसका आंसर होगा। वहां पर हम लिखते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा म्यू n, ये हो जाएगा सर यहाँ पर आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आ रहा है, किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1/4 कर दी जाए। देखिए बात समझिएगा, विभेदन सीमा
विभेदन सीमा जो है वो 1/4 कर दी, 1/4 कर दी, कम कर दी विभेदन सीमा। मतलब पहले हम यहाँ दो तारों के बीच की दूरी थी ये, इसके बीच में क्या है वो हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हमने और कम कर दी, मतलब हम इसके बीच में देख पा रहे हैं। तो विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभेदन क्षमता क्या होती है? 1/, विभेदन सीमा, और 1/1/4 करेंगे तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अब जो अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातु क्यों उपयोग होती है? यानी हम क्षारीय धातुएं ही क्यों उपयोग में लेते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, ये बताना है। तो देखिए होता क्या है, अगर पराबैंगनी किरणें हम डालेंगे, पहले तो मैं समझा देता हूं फिर आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम पराबैंगनी किरणें डालते हैं तो जितनी भी धातुएं हैं उनसे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अगर हम पराबैंगनी किरणें हम डालेंगे तो सभी धातुओं से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्षारीय धातुएं वे धातुएं हैं अगर हम उनपे दृश्य प्रकाश भी डालते हैं। कौन सा प्रकाश? जो सूरज से दृश्य प्रकाश आ रहा है, दृश्य प्रकाश, या फिर जैसे बल्ब से कोई प्रकाश आ रहा है, दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई दे रहा है वो वाला प्रकाश अगर हम डालते हैं तो क्षारीय धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए हम क्षारीय धातु उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हर जगह हम पराबैंगनी किरणें थोड़ी लेके घूमेंगे। हमारे पास दृश्य प्रकाश है, वो हम क्षारीय धातु पे डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैं बोल देता हूं, आप धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। सामान्यतः पराबैंगनी किरणों के आपतित होने पर सभी धातुएं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। सामान्यतः पराबैंगनी किरणों को डालने पर सभी धातुएं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, परंतु क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम दृश्य प्रकाश के आपतित होने पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इसलिए हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं उपयुक्त होती है। तो ये आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। फिर बिल्कुल सरल है, नोट द्वार की सत्यता सारणी। नोट द्वार की सत्यता सारणी, तो ए और नोट द्वार A बार 0 1 1 0, यह आपका एक टेबल जो है वो 1 नंबर की हो जाएगी। ये हो गए 8 प्रश्न। अब 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये विद्युत क्षेत्र है, रेखा है, इस पे जैसे हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये क्या बता रही है स्पर्श रेखा? ये क्या बता रही है? ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण बता रही है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना परिमाण और दिशा क्या है। अगर यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर कितना तो विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा क्या है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा बता रही है। अगला जो प्रश्न है, क्यूरी ताप लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में तथा जिसके ऊपर रूप में रहता है। अगर क्यूरी ताप, देखिए क्यूरी ताप प्रश्न हमने किया हुआ इसी चैनल पर। क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अगर तापमान कम है तो लोह चुंबकीय पदार्थ है, तापमान बढ़ा दिया तो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। वह युक्ति जो सिग्नल को ग्रहण करके उन्हें प्रवर्धित करती है, प्रवर्धन यानी उसका आयाम बढ़ा देती है फिर पुनः प्रसारण कर देती है, तो उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्धन बोलते हैं, जो कि उसका आयाम को बढ़ा देती। आई होप ये 20 नंबर हमें पूरे में से पूरे लाने हैं। देखिए 56 नंबर में से ये 20 की तैयारी है, तो मैं तो बहुत सही मानूंगा कि आपने 20 नंबर के लिए मेहनत की है। और ये 20 नंबर के लिए अगर आप मेहनत करते हो यानी आप आगे के लिए भी अपना रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी बातें बनती है। छोटे छोटे टॉपिक आप क्लियर करोगे तो आगे चल के बड़े बड़े अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए 12% खंड ब, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 50 sin
314t और I √2 sin 314t + 5 एम्पियर है। तो ज्ञात करो प्रतिबाधा। तो कल ही हमने किया था प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा Vm/Im 50/√2 √2/√2। तो ये तो 2 जाएगा और ये कट के हो जाएगा 25/√2 ओम। IRMS तो IRMS क्या होता है Im/√2। ये रहा हमारा Im, तो √2/√2 यानी 1 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। 2 नंबर देखिए, अगर प्रैक्टिस की हुई है तो चीजें आसान हो जाती है, अगर प्रैक्टिस नहीं की होती तो चीजें मुश्किल हो जाती है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है किसी धातु का कार्यफलन। कार्यफलन हमें दे दिया W0 या फाई नोट 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसकी दहली आवृत्ति की गणना करनी है हर्ट्ज के अंदर। तो फाई नोट बराबर होता है ई न्यू नोट, यह आवृत्ति हो जाएगी तो ई न्यू नोट क्या हो जाएगा सॉरी एच न्यू नोट। फाई बराबर होता है फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। तो न्यू नोट बराबर हो जाएगा फाई नोट अपॉन एच। फाई दिया हुआ है 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच 6.62 इंटू 10⁻34। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये 2 हो गया, ये 0.8 हो गया, तो ये आ गया 0.8। माइनस की पावर है न्यूमरेटर में आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻⁻19 प्लस 34। 0.8 इंटू 10⁻19 में एक जोड़ेंगे 20, तो एक तो वो गया 15 हर्ट्ज। 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये आंसर हो जाएगा जी आपका। चलिए बढ़िया तरीके से हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन है किसी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को समझाइए। तो होता क्या है ये एक अनुपात होता है। किस किस का अनुपात होता है नाभिकों की बंधन ऊर्जा बटा प्रति उसमें न्यूक्लियन कितने हैं, यानी ये हो जाएगा नाभिकों की बंधन ऊर्जा बटा उसमें न्यूक्लियन कितने हैं, उसके अनुपात को हम बोलते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। 15 का प्रश्न देखिए, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। एक्सेल 17 का चैप्टर मैंने जैसे बताया 17 के चैप्टर के अंदर 4 नंबर फ्री के हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। 12 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग का उपयोग। तो वाहक तरंग का शिखर वोल्टता में देती AC बराबर 12 वोल्ट करवाया हुआ है मेरा ये। मॉड्यूलन सूचकांक M बराबर 75% यानी 75/100 यानी ये हो गया 25 और 3/4। चलिए तो हमसे पूछा गया है मॉड्यूलन सिग्नल का शिखर वोल्टता AM। तो M बराबर होता है AM/AC। तो AM बराबर हो जाएगा MAC। M हो जाएगा 3/4 और AC हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 वोल्ट। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। वो वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी मैंने करा दिया, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ वो 17 चैप्टर वो मैंने बहुत मेहनत करके कंक्लूजन डाला है। कंफर्म 4 नंबर आपको वो चैप्टर देगा। चलिए बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो ये थ्योरी का टॉपिक है, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये अगर एक एक चीज सारी करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, और प्रतिरोध का व्यंजक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 17 का क्वेश्चन है बायो सावर्ट नियम का कथन लिखना है और परिमित लंबाई के लिए ये करना है, तो आप ये कर सकते हैं। धारामापी का सिद्धांत समझा सकते हैं, कोई सा भी करना चाहे। 18 का मैं बता देता हूं। 18 का प्रश्न है व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न कर रहे दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात। तीव्रताओं का अनुपात है 1:4। ऐसे मान लेते हैं पहली तीव्रता थी I1
और दूसरे की तीव्रता है I2 और जो परिणामी तीव्रता है वो है I। पहली तरंग की तीव्रता I1, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 और परिणामी तीव्रता हो जाएगी I। तो I1 बराबर तो हो जाएगा I और I2 बराबर हो जाएगा 4I। चलिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का मान निकालना है तो Im होता है I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। ये फॉर्मूला होता है I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। अधिकतम कब होता है? अधिकतम के लिए कोस फाइव का मान होना चाहिए 1 और उसके लिए को फाइव होना चाहिए 0 डिग्री। और I मैक्सिमम तो I1 की जगह तो हम कितना लिख सकते हैं I2 की जगह 4I2, I1 की जगह I और 4I और cos 5 की जगह 1, ये हो जाएगा 5I प्लस 2, ये हो जाएगा 2I स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 को मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर और I इंटू आई क्या हो जाएगा I स्क्वायर। 2 और I स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे तो 5I 2 इंटू 2I तो 5I प्लस 4I बराबर 9I। तीव्रता यह आ जाएगी 9I अधिकतम तीव्रता। न्यूनतम तीव्रता के लिए यह हो जाएगा अधिकतम तीव्रता न्यूनतम तीव्रता के लिए cos 5 होना चाहिए -1 यानी 5 बराबर होना चाहिए पाई। तो वापस कर लेते हैं I मिनिमम हो जाएगा I प्लस 4I 2, ये वापस ऐसा कैसा जाएगा I इंटू 4I और -1 आ जाएगा cos 5 की जगह कितना जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 5I। देखता हूं, चलिए 5I और ये हो जाएगा -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2I तो 5I -2 2 4I यानी कितना आ जाएगा केवल I आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल सा न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिए। काफी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 ही है, अथवा में एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पहले एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम्पल में से ही आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य में दे दी 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश चौड़ाई यानी जो स्लिट की चौड़ाई है A वो हमें दे दिया है 24 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। चौड़ाई पे अभिव्यक्ति होता है केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम व द्वितीय निम्निष्ठ की। देखो कंफ्यूज करने के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट भी दिया है और निम्निष्ठ भी दिया है, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम और द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? निम्निष्ठ की हमें स्थिति ज्ञात करनी है पहले और दूसरे के लिए। और निम्निष्ठ का सूत्र होता है A sin थीटा बराबर n लेमड़ा। अगर थीटा को स्मॉल मानेंगे तो ये A थीटा n लेमड़ा और थीटा बराबर हो जाएगा n लेमड़ा अपॉन E। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। प्रथम के लिए लिखेंगे तो n1 की जगह 1 रख देंगे तो थीटा 1 लेमड़ा दे दिया 6000। एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे हम किसके अंदर? मीटर के अंदर, तो 10 की घात -10 मीटर, तो 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर और A दे दिया 24 गुणा 10 की घात -7। ये 10 की घात -7 आकर हो जाएगा प्लस का, और इसको हम लिख सकते हैं 6/24 गुणा, ये भी 1000 है तो 10 की घात 3 हो जाएगा, तो 7 और 3 और -10 तो ये आ गया, 7 ये आ गया और 3 ये आ गया। 10 प्लस के 10 माइनस के तो 0, किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 यानी थीटा 1 आ जाएगा 1/4 रेडियन। अब इसी तरीके से दूसरा अगर लिखेंगे तो थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10 और 24 इंटू 10⁻⁻7। तो इन सबको तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2, यानी थीटा 2 आ जाएगा 1/2 रेडियन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी सिंपल लगेगा। डर वहीं पर है जहां पर अभ्यास नहीं है। जब शुरू में शोएब अख्तर, ब्रेटली या जो भी कोई बॉलर आया था तो शुरू में उन्होंने खूब धमाल मचाए हैं, क्योंकि उनके खेलने के आदी नहीं थे। लेकिन फिर बाद में देखिए इन्हीं को खूब धोया गया है, इसलिए अभ्यास ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम एवं तृतीय रेखाओं के संगत तरंग दैर्ध्यों की अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछा गया है किस चीज के लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी की प्रथम एवं तृतीय रेखाओं, प्रथम एवं तृतीय रेखाओं, तो याद कीजिए लाइमन श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है? उच्च ऊर्जा से प्रथम के अंदर आते हैं। तो पहले तो चित्र बना लीजिए, प्रथम और तृतीय रेखा। पहले तो वो चित्र बनाना बहुत जरूरी है। ये तो n1 बराबर 1 हो गया, ये n1 n2 n3 और n4 बराबर 4 हो गया। तो पहले तो दूसरी से, फिर तीसरी से और फिर चौथी से। तो पहली रेखा के लिए तो n1 का मान 1 हो जाएगा और n2 का मान 2 जाएगा। तो पहली रेखा के लिए करें तो 1/λ1r, फॉर्मूला पता होगा 1/, पहले तो मैं लिख देता हूं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 की जगह, पहली रेखा के लिए n1 की जगह तो आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। दूसरी रेखा के लिए हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 में से जाएगा तो ये बचेगा 3/4, 3/4 तो λ1 हो जाएगा 4/r 3r, समीकरण 1। चलिए तृतीय रेखा, तृतीय रेखा कौन सी है? पहली रेखा, दूसरी रेखा और तृतीय रेखा। तृतीय रेखा के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि आ तो रहा है प्रथम में ही, तो n1 बराबर तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन n2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो तृतीय रेखा के लिए तो 1/1 माइनस कितना रखना है? 4, और यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 15r/16, 1/λ3 और λ3 हो जाएगा 16/15r, समीकरण 2। अनुपात निकालना है तो λ1/λ3 4/3r और 16/15r, तो a/b c/d, तो 4/3r 15r/16, r से r कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, यानी 5/4, तो रेशियो जाएगा 5/4। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर का हो गया। वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा आप लोग, लाइक कीजिएगा, मेहनत हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए। इसी का अथवा का है, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा का संक्रमण जो हो रहा है वो n/3 से n/2 में हो रहा है। तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी। तो देखिए बिल्कुल सरल सा है, वही डायग्राम हमें फिर से बताना है। n/1, n/2, n/3 और n/4। कहां से? तीसरी से दूसरी में। और दूसरी में जब आता है तब कौन सी श्रेणी होती है? बामर श्रेणी। देखिए इसमें पूछा भी हुआ है, क्या ये फोटोन दिखाई देगा? यस ऑफ कोर्स। बामर श्रेणी कौन सी है? दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश हमें दिखाई देता है, इसीलिए तो इसका नाम दृश्य है, इसलिए बामर श्रेणी दिखाई देगी। ये तो हो गया। अब n/3 से 2 में आ रहा है, तो n1 का मान हो जाएगा 1, n2 का मान हो जाएगा 3, तो 1/λ बराबर r, 1/2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 4 और 36। में ऐसा मान के चल रहा हूं, आपकी गणित अच्छी है।
9 में से 4 जाएगा 5/36, 1/λ, और लैम्बडा बराबर हो जाएगा 36/5 गुणा आर। और ये निकाला हुआ है हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, तो ये हो जाएगी 65, 63 या 65, 64 एंगस्ट्रॉम। ऐसा हम याद करते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बामर श्रेणी के लिए, तो ये उसी के लिए निकाला हुआ है। बिल्कुल सरल सा न्यूमेरिकल कर दिया है। थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया नहीं है। चलिए फिर 20 का प्रश्न है, प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। एक प्रवर्धन क्या होता है, पहले तो ये बात प्रवर्धन क्या होता है, तो ये तो मैं बता देता हूं। प्रवर्धन क्या होता है, अगर हम कम आयाम के सिग्नल को इससे गुजारेंगे तो उसका आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयाम बढ़ जाएगा, आवृत्ति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का चित्र बनाना और वोल्टता लाभ निकालना तो हो सकता है ये। अब ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं, आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। इसके अंदर एक जो प्रश्न है 22 के अथवा में एक ऐसी पृष्ठ दी हुई है, इस तरीके की पृष्ठ दी हुई है। Q1 दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम और Q2 दिया हुआ है -1 माइक्रोकुलाम। तो हमें क्या करना है, निर्गत फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स हो जाएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 - 1 एप्सिलॉन नॉट यानी 1 अपॉन, और माइक्रो में तो 1 × 10⁶, 8.854 × 10⁻⁻12 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब 23वां क्वेश्चन है, वो भी थ्योरी का क्वेश्चन है। इनमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें अलग से कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, और काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, थ्योरी भी इजी से है। तो ये आज का मॉडल पेपर था हमारा। मॉडल पेपर कैसा लगा वो भी आपको बताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताना है, हमें बताएंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।